सबसे पहले इस उपलब्धि पर आपको पीआरपी न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। काश्तकार खेती करता है और बड़ा होता है, उसके बच्चे करने वाले हो जाते हैं और वो सेवानिवृत्त होता है। वो करता रहता है, लेकिन अब राज्य का नियम है, उसके कुछ कायदे हैं। 10 साल का मेरे दादाजी लेकर के गए थे, हमारे एक रेवत सिंह जी सर थे, उनके पास लेकर के गए कि मेरे इस बच्चे को पढ़ाना है। तो उन्होंने कहा भाई बड़ा ज्यादा हो गया है, तो कहा आप कैसे भी करो। जो 5-7 भाई बहन थे उनमें से मैं एक ही पढ़ पाया, बाकी लोग पढ़ नहीं पाए। मेरे पसीने छुड़ा देता। तो मेहनत करने से कोई भी आदमी किसी भी मुकाम को प्राप्त कर सकता। जीवन में व्यक्ति के जीवन को लेकर कई सारी खुशियां जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आती रहती है। जीवन में विवाह और उसके बाद जो ड्यूटी या कार्य कहूं मैं, उसके क्षेत्र में कई उपलब्धियों को लेकर भी कई खुशियां होती है। लेकिन जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब व्यक्ति अपने जीवन में अपना जो क्षेत्र है, अपना कर्म है, या फिर मैं ऐसे कहूं कि यदि वो कहीं जॉब या ड्यूटी करता है और उसकी सरकारी सेवाओं में गौरवपूर्ण सेवा निवृत्ति के बाद जो खुशी होती है, वो शायद और खुशियों से कई गुना बेहतर होती है। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो शिक्षा के क्षेत्र से हैं, शिक्षा विभाग से हैं, और उनका नाम बड़े आदर के साथ क्षेत्र में लिया जाता है। उन्होंने जीवन में बेहतरीन काम किए हैं, जिसको लेकर कई लोगों के जुबान पर उनका नाम अक्सर देखा जाता है। आपकी शालीनता, उदारता, अनुशासन और टाइम पंक्चुअल जैसे शब्द उनके जीवन के ही शब्दकोश के अंदर भरे पड़े हैं। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरई के सेवानिवृत्त शिक्षक अमराराम भाटी का, जो अपनी 33 वर्ष की गौरवपूर्ण सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हैं 31 दिसंबर 2025 को। विद्यालय या शिक्षा विभाग द्वारा आज उनका सेवानिवृत्ति कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरई में आयोजित हुआ। आज हम अमराराम जी भाटी के गृह निवास बुचेटी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर में है, और उनसे जानते हैं कि इस शालीनता और उस शिक्षा के मंदिर में उनके आज तक का सफर, और उनसे हम जान लेते हैं। बट सबसे पहले इस उपलब्धि पर आपको पीआरपी न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पहला प्रश्न कि आज इस दिन को आप किस रूप में देखते हैं? सर। ये तो एक प्रक्रिया है, जिस प्रकार से कोई काश्तकार खेती करता है और बड़ा होता है, उसके बच्चे करने वाले हो जाते हैं और वो सेवानिवृत्त होता है। वो करता रहता है, लेकिन अब राज्य का नियम है, उसके कुछ कायदे हैं, एक अवधि होती है। उसके बाद में सरकार का ये होता है कि भाई इसके बाद में आधी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा तो उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, कुछ परिलाभ देकर। सर, अब हम शुरू करेंगे आपसे परिवार और आपका जन्म, और जन्म के दिन में आपकी शिक्षा, और परिवार में कितने लोग थे, और भाई बहन कितने हैं आपके, और किस तरह से आप इस मुकाम तक पहुंचे? सर, दिसंबर 13, 1965 में मेरा जन्म गांव में हुआ। उस समय हम गांव में रहते थे। ये जो खेत जहाँ हम रह रहे हैं, ये हमारे दादाजी के खरीदा हुआ है। जन्म मेरा गांव में हुआ था, यहाँ हम खेती करते थे। मैं काफी बड़ा हो गया था। पुराने टाइम में पशुपालन का थोड़ा ज्यादा था, खेती पशुओं से होती थी, तो हम गाय चराने के लिए जाते थे। करीबन मैं 10-11 साल का हो गया। 10 साल का मेरे दादाजी लेकर के गए थे, हमारे एक रेवत सिंह जी सर थे, उनके पास लेकर के गए कि मेरे इस बच्चे को पढ़ाना है। तो उन्होंने कहा भाई बड़ा ज्यादा हो गया है, तो कहा आप कैसे भी करो। फिर उन्होंने मेरे को पहली क्लास में भर्ती किया। उस समय इकाई सिस्टम होता था, टीचर को बहुत ज्यादा पावर थे। टीचर को लगता था कि भाई बच्चा अचीव कर रहा है, तो बीच में ही उसको सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में। तो मैं अक्टूबर में, दिवाली के बाद में एडमिट हुआ, और अप्रैल में मेरे को थर्ड क्लास में एडमिशन ले दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ से 5वीं की। फिर हमारी यहाँ प्राइमरी स्कूल थी। प्राइमरी स्कूल के बाद में मिडिल 8वीं तक की सेव की कला से। फिर साइंस वर्ग में लेना था, तो फिर सेठ राम रखमालानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो पीपाड़ सिटी में था, वहाँ से मेरी हुई। उसके बाद में बीएससी मैंने जोधपुर यूनिवर्सिटी से की, बीएड वहीं से की, और उसके बाद में अध्यापक पेशे में। सर, आपने जो
पारिवारिक स्थिति में आपने जन्म बताया, कितने भाई बहन हैं और पिताजी मेरे विशेष तौर पिताजी खेती का काम करते थे, दादाजी की खेती, मेरे पिताजी और 4 भाई थे, पिताजी सबसे बड़े थे, खेती का काम करते थे। मेरे से बड़े भाई थे, उसके बाद मेरी बहन थी। बड़े भाई साहब को 1-2 बार स्कूल भेजा, उस समय हम गाँव में रहते थे, गाँव के सामने ही स्कूल था। तो जब सर डाँटते थे पुराने टाइम में, तो उन्होंने डाँटते हुए दादी जी ने देखा था कि भाई मैं तुम्हारा टाबरा दूजा को नुको नहीं ठोकाऊँ, उनको स्कूल से फ्री कर दिया। छोटी बहन थी, बच्चों को उस समय पढ़ाते नहीं थे। बहनें हैं मेरी 4, वो पढ़ी हुई नहीं है। भाई हम 3 थे, छोटे वाला भाई जाता था, उसका देख-रेख नहीं करने से वो रास्ते में खेलते वापस आ जाते। उस समय खेती का क्रेज़ ज़्यादा था, तो जो 5-7 भाई-बहन थे, उनमें से मैं एक ही पढ़ पाया, बाकी लोग पढ़ नहीं पाए। सबसे पहला कंपटीशन और उसके बाद सिलेक्शन। देखिए सर, कॉम्पिटिशन में क्या है, उस समय मैं भी थोड़ा यूँ था, बीएससी की, फिर घर आ गया और दिमाग में ये हो गया अब तो होशियार हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बीएड का दिया ट्रेनिंग के लिए, तो परसेंटेज तो 75% आए, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। उस समय मेरे को पता चला कि आदमी मेहनत करने से होशियार होता है, बाकी वैसे नहीं होता। सेकंड में मैंने ट्राई की अगले साल। उस समय बीएड कॉलेज जोधपुर में मात्र, अपन के राजस्थान में मात्र 5-6 थे। जहाँ अपन के जोधपुर संभाग में था ये शाह गोवर्धन लाल काबरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, और वहाँ का अनुशासन ऐसा था सर, स्कूल की तरह कॉलेज था। अब मैंने एडमिशन वो दिया टेस्ट और मेरा एडमिशन हो गया, और रिजल्ट आया तो मेरी 9th रैंक आई साइंस वर्ग में जोधपुर में, और मेरा यहाँ एडमिशन हो गया। यहाँ से बीएड की। बीएड करने के बाद में फिर मैंने ये सोचा यार अगर मैं यहाँ बेरोजगार घूमूंगा तो लोग ये कहेंगे कि ये कह रहा था मैं होशियार हूँ, या लोग कहते थे ये होशियार पढ़ने में, ये यहाँ घूम रहा, तो उसकी वजह से दूसरे बच्चों की पढ़ाई बंद नहीं हो जाए। तो मैं यहाँ आया ही नहीं। और महावीर विद्या मंदिर एक पाली में प्राइवेट स्कूल है, महीना भर मैंने वहाँ की। फिर महाराजा स्कूल में एक वैकेंसी निकली थी, उसमें एडेड स्कूल हुआ करती थी, गवर्नमेंट के बराबर सैलरी मिलती थी। महाराजा में की 2 महीने, उसके बाद मेरा गवर्नमेंट सिलेक्शन हो गया और मेरी प्रथम पोस्टिंग लवेरा कला में हुई, जो आपके बावड़ी के पास है। जी। अब वो सीनियर हो गई। और उसके बाद सबसे पहले आप कौन से वर्ष में लवेरा कला में आप गवर्नमेंट टीचर के तौर पर आपका सिलेक्शन हुआ था? 22 अक्टूबर 1991 जी। को मैंने वहाँ ज्वाइन किया। 6 साल लगभग मैं वहाँ रहा। 11/11/97 को मेरा सीधी भर्ती से सेकंड ग्रेड में हो गया, मैथमेटिक्स टीचर के रूप में। और मेरा पदस्थापन हुआ जुड़ माध्यमिक विद्यालय में, ये भिखारी के पास आया है। उसमें वो सेकेंडरी स्कूल था, अब तो सीनियर हो गया। वहाँ मेरा हुआ। फिर ये बिराई में स्कूल खुल गया 99 में, और यहाँ पोस्ट जब खाली थी तो मैंने आवेदन किया, सरकार ने मेरी यहाँ पोस्टिंग हो गई। उसके बाद मैं यहीं हूँ सेवानिवृत्ति तक, करीबन 24.5 साल की सेवा मेरी बिराई में। जी सर, आपने एक शिक्षक के रूप में है 33 वर्ष तक बच्चों की सेवा की है, और आपने देखा कि एक जो लोगों में होता है कि एक सरकारी नौकरी लग जाए तो जीवन पार हो जाए, सरकारी नौकरी में ऐसा क्या खास है जिससे लोग उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं? सरकारी नौकरी में सर एक निश्चितता है, सामाजिक सुरक्षा का भाव होता है। जैसे कोई आदमी की कोई दुर्घटना हो जाए तो परिवार को पीछे आश्रित के रूप में नौकरी मिल जाती है, या उनकी जो कमाई है वो स्थिर बनी रहती है। व्यापार करते हैं, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। खेती में आजकल वर्षा आधारित खेती है, तो लोगों का क्रेज थोड़ा सरकारी सेवा की तरफ जाता है। बाकी तो धंधे जो प्राइवेट करते हैं वो भी कमाते ही, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, एक प्रश्न मेरा ये, जिस समय आप शिक्षक बने उस समय शिक्षा की पद्धति राजस्थान के अंदर और आज जो शिक्षा को लेकर जो पद्धति चल रही है, मूल्यांकन के तौर पर किस तरह से शिक्षा में उतार चढ़ाव आपने देखा उस पद्धति को लेकर विशेष तौर से? क्या है सर, अभी जो चल रही है उस हिसाब से सरकार के पास संसाधन नहीं है। पॉलिसी बन गई, पॉलिसी के हिसाब से जहाँ 3 टीचर होने चाहिए वहाँ टीचर गवर्नमेंट 1 दे रही, और टीचर्स पे सरकारी काम अतिरिक्त इतना डाल दिया है। चाहे कोविड का सर्वे करना हो, चाहे पशु गणना करनी हो, चाहे जनगणना हो, चाहे इलेक्शन में बीएलओ का काम हो, सारे काम टीचर्स पे डाल दिए। तो उससे क्या है, उनका मूल काम है वो प्रभावित होता है, संसाधन उतने हैं नहीं। और बाकी जो भी आजकल जो रिपोर्ट मांगी जाती है
तुरंत सूचना दे तो फिर वो ऑनलाइन में उलझे रहते हैं, बच्चों की तरफ ध्यान कम दे। तो ये सर एक प्रश्न और था विशेष तौर से कि पहला जो पाठ्यक्रम होता था, जो शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, जो वर्तमान समय में आपको क्या लगता है कि क्या वो पॉलिसी और अब की पॉलिसी में कोई डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं है। वो पॉलिसी थी, उसमें टीचर को बहुत ज्यादा वो थे, इवेल्यूशन का टोटल अधिकार टीचर पे था। अब सरकार ऊपर से भेजती है कि आप ये इवेल्यूशन करो, वो करो। अब बच्चा उसी स्टैंडर्ड का है कि नहीं, वहां से प्रश्न पत्र बन के आता तो वो होशियार बच्चे के लिए भी वही है, कमजोर बच्चे के लिए भी वही है। जब टीचर मूल्यांकन करता था खुद, तो वो उसको पता था कि बच्चा किस स्तर का, मेरे को इसको कैसे हैंडल करना। अब वो जब ऊपर से मूल्यांकन की पद्धतियां आने लग गई, तो उसमें थोड़ी समस्या आती, क्योंकि संसाधन उस हिसाब से है नहीं और उतना पीरियड मिल नहीं पाता। जिस हिसाब से सिलेबस डेवलप किया जाता उस हिसाब से कार्य दिवस नहीं होते हैं। कभी ज्यादा सर्दियों के कारण छुट्टियां हो जाती है, कभी गर्मी के कारण हो जाती है, कभी अतिवृष्टि के कारण हो जाती है, बहुत सी समस्याएं। तो एक सर आपकी विशेषता कहें, आपकी शालीनता कहें, अनुशासन कहें, डिसिप्लिन कहें, आप सर पिछले 25-30 सालों से जब से आप मैथ्स के टीचर बने हैं, 10वीं कक्षा के जो बच्चों को आप 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, ऐसा भाव कहाँ से जागृत हुआ और ऐसा क्यों हुआ था? सर मैं था 11वीं कक्षा में। उस समय अब घर से हम जा नहीं पाते थे, उसके लिए भैया ट्यूशन के पैसे मिलते नहीं थे। पर हमारे वहाँ लेक्चर थे, पीपा सिटी में थोड़ा ट्यूशन का क्रेज ज़्यादा था। नहीं जाते तो वो परेशान करते थे कि भाई क्या है, आप पढ़ने आओ, वो करो। तो मैं वहाँ से थोड़ा दुखी हो गया। उस दिन से मेरे को घृणा हो गई कि ट्यूशन तो पढ़ाना ही नहीं, और अगर पढ़ाना है तो ऐसे आदमी के बच्चों को पढ़ाना है जिसकी आय मेरे से ज़्यादा, और वैसे गाँव में लोग मिलते नहीं। तो मैंने उस दिन से वो हो गई। सर अगला प्रश्न कि वर्तमान समय में जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, जो शिक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, या जो युवा 12वीं पढ़ गए हैं और शिक्षा विभाग में जॉब लेना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो शिक्षा में आना चाहते हैं और शिक्षा अपना पेशा बनाना चाहते हैं? उनको शॉर्टकट नहीं अपनाना होगा, कोर्स की किताबें पढ़नी होगी। वो जो बनी हुई है ये किताबें, जो गाइड उन पे निर्भर रहते हैं, इसलिए उनको सफलता नहीं मिल पाती। थोड़ा स्टॉप करना। सर उन विद्यार्थियों को जो शिक्षक जो शिक्षा है उसको पेशा बनाना चाहते हैं, जो विद्यार्थी अभी 12वीं कर चुके हैं और जो आगे कैरियर शिक्षा विभाग में बनाना चाहते हैं, तो उसको आप किस तरह से देखेंगे और कैसे वो तैयारी करें कि एक शिक्षक आपकी तरह बन सके? देखिए साहब, मेरे हिसाब से सरकारी कैरियर में शिक्षा के क्षेत्र में जो कैरियर है बहुत बेहतर है। जो अच्छी सेवा करना चाहे, क्योंकि ये बच्चों के अंदर तो हीरे मिलते हैं। जिस प्रकार से खनन करते हैं तो वो आपके मिलता है रॉ मटेरियल, उसमें से परिष्कृत करके सोना निकालना होता है, बाकी सोना कोई ऐसे थोड़ी नहीं मिलता। तो यहाँ भी इनमें सोना है, और टीचर वहां से पहचान करके उसको निकाल करके सोने को ला सकता है। तो बहुत अच्छा, किसी गरीब परिवार का ब्रिलियंट बच्चा, मैं आपको बताऊं, हमारे साथ थे तांबड़िया के डूंगर राम जी बेगवाड़, और उनका भाई थे भाकर जी। एक क्लास मेरे से आगे थे। उस समय वो पीटीटी शुरू हुई था, इंजीनियर बने। वो आज सेक्रेटरी बने हुए पीडब्ल्यू के जयपुर में। तो आप देखिए, उनको भी तो किसी टीचर ने बाहर निकाला होगा। और अगर जो जैसे कुछ, मैं मानूं आपको 5-10% टीचर लापरवाह, वैसे टीचर अगर हो जाते तो वो हीरा यूं ही दबा रह जाता। वो आज वो चीफ इंजीनियर है राजस्थान सरकार में, तो कितनी बड़ी शख्सियत है, बताओ आप। वो उसको तो गांव के किसी टीचर ने पहचाना और उसको गाइड किया कि भाई तू साइंस वर्ग में जा, वहाँ पढ़ाई कर। वो इंजीनियर बन गए, चीफ सेक्रेटरी है हमारे, चीफ इंजीनियर रहे पीडब्ल्यू। तो टीचर का पेशा बहुत अच्छा, काम करना चाहे तो। और मैं जब 7वीं में पढ़ता था, हमारे दहीकड़ा के थे हीरा लाल जी, एचएम के रूप में, एक पैर से विकलांग थे। वो आदमी 7 बजे के टाइम में दहीकड़ा से साइकिल लेकर के पैदल आ जाता, और तीनों लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, क्या उसकी वो उनकी पकड़ थी। उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि नियमितता एक बहुत बड़ी चीज है। और उसके बाद मेरी आदत हो गई, मेरी पोस्टिंग हुई मिडिल में, तो 8वीं क्लास का हमेशा स्कूल टाइम से पहले एक पीरियड, सेकेंडरी में जाते ही सेकेंडरी का शुरू कर दिया, गणित का पीरियड एक्स्ट्रा। जब मैं जुड़ और वहाँ था, मेरा तो वही रहता था बच्चों के लिए,
24 घंटे उपलब्ध रहता है। जहाँ से आपको जब आपको जरूरत हो आप आ जाओ। जुड़े मेरे पास बच्चे रहते थे, रात को वहीं मैं शाम को सो जाता, भाई आप पढ़ो, सवेरे उनको जल्दी उठा देता और मेरे पास रहते थे। तो बहुत अच्छा कैरियर, मतलब बहुत अच्छा काम है एजुकेशन में कैरियर बनाना, अगर आप सेवा करना चाहो। और एक व्यापार बनाना चाहो तो फिर ये बुरा बन जाता है। सर, मैंने जहाँ तक आपके बारे में सुना और देखा, आप वर्तमान में इस इलेक्ट्रिकल के दौर में, मोबाइल के दौर में, आप अभी किसी तरह से कोई व्हीकल नहीं चलाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? व्हीकल तो शुरुआत में तो क्या सा चलाया था, फिर यहाँ आ गया तो मैंने कहा यार पैदल चलना हो जाता है, वो कर दिया बंद। अब मैं यार के 60 के पास आने के बाद भी या 50 से ऊपर होने के बाद भी मैंने कहा लाइसेंस बना हुआ था, लर्निंग बनाया नहीं, फिर इस तरह फिर मैंने कहा बिना लाइसेंस चलाएंगे तो लोग कहेंगे टीचर बिना लाइसेंस चलाता है। फिर मैंने कहा यार अब, और फिर मैं बताऊं आपको फ्रेंड जी, भगवान ने मेरा इतना साथ दिया, बिना खुद के व्हीकल 34 साल में मैं कभी भी लेट नहीं, कभी भी लेट नहीं हुआ। कभी मेरे को यूं बच्चों को बुला लेता, चिंता होती है यार आज बच्चों को बुला लिया, लड़ेंगे झगड़ेंगे। मैं ये सोचता था कि मेरे पास 60 बच्चे, 1 घंटा लेट जाऊंगा तो हर बच्चे का 1-1 घंटा, यानी मैं 60 घंटे का नुकसान कर रहा हूँ। तो आप देखो भगवान इतना साथ देता, मैं यूं सोचता सोचता रोड पे चलता, पीछे से कोई आता, सर चलो, कोई गाड़ी अगर मान मिस हो जाती और टाइम पे पहुंच जाता। तो जिसकी काम करने की इच्छा होती है ना, उसका ईश्वर भी साथ देता। और ये अदृश्य शक्ति, आप ईश्वर कहो कुछ भी कहो, है कोई न कोई। तो और मैं बताऊं आपको, मेरे से स्टिक्स अधिकारी के पास मैंने नौकरी की, और अधिकारी लोग कहते थे वो अधिकारी खराब है फलाना है, उस आदमी ने मेरे को कभी कुछ नहीं कहा। कोई भी काम था पूछा अमर जी कैसे करना है, मैंने कहा सर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और बहुत विश्वास किया उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास किया। मेरे को कभी ऐसा लगता है यार मैं उनका कभी इस जीवन में उतार पाऊंगा कि नहीं उतार पाऊंगा कर्ज, पेरेंट्स ने, बच्चों ने और अधिकारी और जो शिक्षक साथी थे उन्होंने भी। कोई पूछना हो तो अमर जी सर कैसे करें, अमर जी से पूछते हैं। मतलब किसी के ऊपर विश्वास करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। यहाँ से मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो आदमी अपनी ड्यूटी बिल्कुल कर्मठता से करता है, उसका भगवान और पब्लिक सब साथ देती। तो मेरा तो करियर पूरा हो गया बेदाग। बाकी इस युग में 30-35 साल की नौकरी में कोई न कोई बीच में एलिगेशन आ ही जाता है, जाता ऐसा नहीं हुआ जी। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आपने जो टाइम पंक्चुअलिटी बना रखी है, कई अधिकारी से लेकर पियोन तक लेट हो जाता है, लेकिन आपका जो है कभी लेट नहीं हुआ। इसका ऑटोमेटिकली ये थ्योरी कैसे बन गई थी? नहीं, लेट तो भगवान ने मेरा साथ दिया। मेरा खुद का निजी साधन नहीं, मैं दूसरे साधनों के भरोसे था, फिर भी लेट नहीं हुआ। इसका मतलब आपके अंदर काम करने की तमन्ना है, कसस है, तकलीफ है कि मेरे को टाइम पे पहुंचना, तो ईश्वर आपका साथ देगा और आप किसी न किसी तरीके से पहुंच गए। तो मैं तो हमेशा पहुंच गई। जीवन की वो घटना जो आपको हमेशा एक जो है याद दिलाती है, जैसे टर्निंग पॉइंट कहा जाता है जीवन में, हर एक इंसान के आते हैं। आपकी ऐसी कोई घटना जो आज भी आपको जब भी आप सोते हैं, काम करते हैं, वो घटना कभी जब आपको याद आती है तो आपके रूह खड़े कर देती है? नहीं, दुर्घटना तो सर यूँ है कि जैसे एक तो टाइम की पंचुअलिटी का आप कहते हो ना, तो मैं वहां जाता, मैं ये सोच के चलता था कि मेरी पोस्टिंग फड़ोदी है। अब जब मेरी पोस्टिंग फड़ोदी है तो मुझे कितना टाइम घर से निकलना पड़ेगा, वो सोच के निकलना था। मेरे लिए तो बहुत आसान काम हो जाता। बाकी घटनाएं तो क्या है, मैं बताऊँ आपको। एक बार मैं टीम लेके गया था झालावाड़ बास्केटबॉल की। मैं 2006 से 5 से लगभग 5 से 17 तक बच्चियों की बास्केटबॉल की टीम आरपीटी जुआ करते थे ओम जी। उन्होंने कहा सर स्टाफ की बच्चियों को साथ में लेंगे तो लोग बच्चियों को भेजेंगे, नहीं तो भेजेंगे नहीं। झालावाड़ में हमारे टूर्नामेंट थे, हम खाना खाने के लिए जा रहे थे, एक बच्ची ने इलेक्ट्रिक जो पोल था उसकी, ये तार का तार होता ना, उसको टच कर दिया। मैंने कहा बेटा इसको टच नहीं करना, बरसात का टाइम है, करंट आ सकता है। और उसी समय कोटा में टूर्नामेंट चल रहे थे एथलेटिक्स के, और सादुल स्पोर्ट स्कूल का कोई बच्चा था, वैसे उसने तार टच किया और उसकी डेथ हो गई। फिर उसका कोच आया बीकानेर से कि मेरा बच्चा गया, वो लेकर के बॉडी लेकर के आ रहे थे, बिलाड़े के पास एक्सीडेंट हुआ, वो कोच भी खत्म।
उस घटना ने मेरे को इतना यूं किया यार, ईश्वर कभी किसी का कुछ भी कर सकता है, तो आपको अवसर दिया है तो आप वो इस हिसाब से काम तो करो। मैंने हीरालाल जी से शिक्षा ली सर, वो तो स्वर्ग में है। बहुत कर्मठ और वो थे, उन्हीं की, और ट्यूशन से घृणा करवा दी उन लोगों का भी मैं मानता हूँ। वो अगर ट्यूशन नहीं पढ़ाते, हमें प्रेशर नहीं देते, तो मेरे को ट्यूशन से घृणा नहीं होती। तो हो सकता मैं भी इस लालच में पड़ जाता। तो एक तो मेरा ट्यूशन नहीं करना, एक टाइम की पंचुअलिटी, एक पहले पीरियड लेना, ये मेरी नौकरी में हमेशा अनवर्थ बना रहा। भगवान ने सहयोग दिया, पब्लिक ने सहयोग दिया, बच्चों ने सहयोग दिया। एक प्रश्न सर, अब तक की आपकी सेवा के दौरान विशेष उपलब्धि कहूं मैं, या फिर खुशी के पल कहूं, जिसे आप कभी भूल नहीं सकेंगे? सर खुशी के पल तो मेरे को तो खुशी उस समय होती है जब मेरे पास पढ़े हुए बच्चे का कहीं सुनता हूँ कि वो अमुक बच्चा वहाँ अच्छी पोस्ट पे चला गया, वो सबसे ज्यादा मेरे को खुशी होती है। बाकी दूसरी तो खुशियां हम परिवार में चलता रहता है, ऐसा कोई नहीं। जी, एक उन युवाओं के लिए संदेश जो सरकारी जॉब करना चाहते हैं, या बड़ी पद पर जाना चाहते हैं, या फिर प्रशासनिक सेवा में जाकर देश की भलाई का सोचते हैं, या राजनीति में जाकर भलाई सोचते हैं, उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कठिन मेहनत, ईमानदारी, कड़ी मेहनत। सरकारी सेवा में अधिकारी के रूप में जाना चाहते हैं तो उनको 12वीं क्लास से ही टारगेट बनाना पड़ेगा, और ऑथेंटिक बुक्स जो सिलेबस की चलती है वो ही पढ़नी पड़ेगी। ये जो साइड में गाइड और ये कोचिंग है, इनके चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत कम चांस है सक्सेस होने के। बाकी मेहनत करेंगे तो उसमें सफलता मिल जाएगी। मतलब मेरे पास एक बच्चा था, जुड़ गया, मैं गया था 6ठी क्लास में, उसके सप्लीमेंट्री आ गई, और अनवर्थ प्रोग्रेस करते करते वो 10वीं में आया। तो 10वीं में उस बच्चे ने मेरे को इतना परेशान किया, वो कहाँ से क्वेश्चन खोज के लाता और मेरे पसीने छुड़ा देता। तो मेहनत करने से कोई भी आदमी किसी भी मुकाम को प्राप्त कर सकता। हमारे यहाँ एक साइंस के टीचर आए थे, उनका 3rd ग्रेड में नहीं हुआ और RAS में हो गया। बताओ, अब 3rd ग्रेड में नहीं हुआ, उस समय उन्होंने मेहनत नहीं की, और वही आदमी जब मेहनत करने लग गया तो प्रशासनिक सेवा में हो गया। अभी RTO लगे हुए, अर्जुन सिंह राठौड़। अर्जुन सिंह जी राठौड़ जी, अर्जुन सिंह राठौड़ जो RS बने थे, और मेरे स्कूल से हुए थे, जो साइंस के टीचर थे। 2006 की बात है ये। जी जी 5-6 की वो थे हमारे साथ। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अध्यापक अमराराम भाटी, जिन्होंने 33 वर्ष की गौरवपूर्ण शिक्षा विभाग में सेवा, बेदाग अनुशासन का नाम ही अमराराम भाटी। समय इतना पंक्चुअल कि घड़ी सुई रुक जाती, लेकिन अमराराम जी नहीं रुकते, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और विद्यार्थी हित उनका सबसे पहला दायित्व, चाहे सामाजिक जिम्मेदारी हो, पारिवारिक जिम्मेदारी हो, उन सबको छोड़कर बिना विकल्प आज तक की सर्विस में उनके पास न तो मोटरसाइकिल, न कार, न फॉर्चूनर, कुछ भी नहीं, पैदल। और एक जो है शिक्षक के रूप में बिरई तक पैदल पहुंचते बुचेटी से, और आज सेवानिवृत्ति के दौरान तक उनका यही जो है पैटर्न चला आ रहा है। उनकी शालीनता देखकर कई विद्यार्थियों के जीवन में बहुत ऊंची पोस्ट तक जाने के सपने साकार होते अमराराम जी सर ने देखे हैं। प्रेमाराम परियार, PRP न्यूज, जोधपुर।